एक सरकारी अफसर हम्म जो कि नौकरी पे ना हो, हम्म सर वो मुल्क और कौम का प्रॉफिट है। असल में ये स्कूलों में दूध सप्लाई करने वाला आइडिया पीटीआई का था, लेकिन बुजदार साहब से डिलीवर नहीं हो सका। अगले आने वाला हज और अभी जो उम्रे का सिलसिला चलना है उसके अंदर बड़े मसले मसाइल होंगे। आईएमएफ कह रहा है कि हमने ना अब से प्रोविंसेस का बजट खुद देखना है कि किधर जा रहा है और क्या कर रहा है। आप एक तरफ ये कहते हो कि पीआईए चल इसलिए नहीं सकता क्योंकि ओवर हायरिंग है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हो कि यार तू आगे संभाल ले, लेकिन रखड़ी तू ओवर हायरिंग ही है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर मैं जो है ना आधा सुकून में आ गया हूँ और आधा अभी आ जाऊंगा ये बताने के बाद। सर बता दें क्या? सर वो आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, जो हमने एक रूमर डिस्कस की थी। मैंने हालांकि कहा भी था कि ये सुना है, हाँ। ये कोई खबर नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने उसको पिक कर लिया एज अ खबर हम्म कि जो न्यूट्रिशन ड्राइव है मरियम नवाज शरीफ की स्कूलों की, वो कि शायद वो उसका फौजी फूड्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। वो फौजी फूड्स को नहीं मिला, मैंने पूरा पता करवा लिया। सो फौजी फूड्स तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुई टॉप 2 में। हम्म टॉप 2 में जो शॉर्टलिस्ट हुई वो थी एंग्रो और मेट्रो कैश एंड कैरी। और 60 पैसे से मेट्रो कैश एंड कैरी विन कर गई बिड। विन कर गई। मेट्रो कैश एंड कैरी जो है वो करके देगी, गैदर करके देगी मुख्तलिफ जगहों से इतना दूध। फौजी शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो सकी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी कैपेसिटी ही 1.5 लाख लीटर की है, तो इनको चाहिए था ही उससे ज्यादा। सो वो जो रूमर थी वो बिल्कुल गलत थी। सर और पहले भी हम कह चुके हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसकी वजह से जो रेपुटेशनल कॉस्ट अगर कोई डैमेज हुई है तो उसके लिए भी मैं माजरत खा हूं। अगर इसकी वजह से दिलाजारी हुई है तो मैं उसकी वजह से भी माजरत खा हूं। और इसमें आखिरी चीज मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि वो रूमर गलत थी, इसलिए तो हम ये कह ही रहे हैं। और खुश हमने तब भी नहीं होना था, विक्ट्री लैप तब भी नहीं लेना था कि अगर रूमर ठीक होती। और उसकी वजह ये कि सर हम हैं लेंग लो वाले बंदे। सर ये जो है ना उठ उठ के आने वाला काम, ये हमारी तबीयत में ही नहीं है। सर तबीयत में नहीं है। और सर देखिए, उठ के आने के लिए सर मेहनत लगती है। आपको ना फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, मेंटल एक्टिविटी भी करनी है। हम यहाँ मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट होके निकलते हैं, तो उसके बाद टाइम ही नहीं है हमारे पास उठ के आने का। सर ये बेसिकली खबर उन्होंने फैलाई थी ना, इंसाफियंस ने। फिलाई उन्होंने थी बाद उन्होंने में जो कि ये खबर आ गई है, हालांकि वो खबर नहीं, हमने तो कहा था कि जी सुना है। सुना है, इन सूथियों ने मंगवाई थी बेसिकली। अच्छा सर, चले ये तो सर ठीक है, क्लैरिफाई हो गया। बाकी मुबारक हो मेट्रो कैश एंड कैरी को, उन्होंने काफी बड़ा एक टेंडर जो है विन किया है। और बाकी बस ठीक है, अब वो होपफुली सप्लाई करते हैं। कॉज तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल कॉज अच्छा है सर। मतलब वही वाली बात है कि अब इस पे बहस हो सकती है कि दूध ही आइडियल चीज है या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, बट अदरवाइज ये तो बल्कि इमरान खान साहब जब बने थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने जो अपनी पहली स्पीच की थी उसमें उन्होंने मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र किया था। अच्छा बल्कि आपको इसमें एक मजे की बात बताऊं, इस वक्त भी कई पीटीआई के आला ओहदेदारान हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि असल में ये स्कूलों में दूध सप्लाई करने वाला आइडिया उनका था, पीटीआई का था, लेकिन बुजदार साहब से डिलीवर नहीं हो सका। इस हुकूमत ने डिलीवर कर दी। अब ये बात सही है गलत है ये एक अलग इशू है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड इस पे जो है ना इत्तेफाक है कि ये आइडिया ठीक है कि न्यूट्रिशन के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ अब इस ये तो अगर आप वही वाला शो हमारा निकाल के अब देख लें तो ये अब एक अलग बहस है कि उसके लिए दूध ही होना चाहिए या उसके लिए कुछ और होना चाहिए। सर एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सर आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो अमेरिकन पब्लिक स्कूल सिस्टम्स हैं, वहाँ पे स्कूल लंचेस जो हैं एक बड़ी एक डिबेट है। एक सियासी, जैसे उनका गन कंट्रोल एक सियासी डिबेट है, अबॉर्शन है, इसराइल है। ये स्कूल लंचेस भी एक उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है दोनों पार्टीज़ का। और उनका सर मसला ये है कि वो सब्सिडाइज्ड होता है और वो हुकूमत देती है। पब्लिक स्कूल सिस्टम उनका इतना वास्ट है कि कुछ जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं फी बच्चा फी मील $1.5 बजट है, $1.5। तो $1.5 में उनको खाना देना पड़ता है उनको, यानी कि लॉस मेकिंग है। तो जो जहाँ पे भी सब्सिडाइज्ड आप करने की कोशिश करेंगे, ये भी ऑब्वियसली सब्सिडाइज्ड होगा, तो हुकूमत इसका काफ़ी खर्चा उठाती है। तो ये और अगेन पॉलिसी ये है कि बच्चों को जो खाना मिलना चाहिए, चीज़ मिलनी चाहिए, अगर आप प्रॉपर मील दे रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। मतलब तो पंजाब गवर्नमेंट का इस लिहाज से मैं एग्री करता हूँ कि जो अगर आप कहें कि पूरे पूरे मील्स देंगे तो वो इनसे होना नहीं है, वो और ख़र्चा भी ज़्यादा होना है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है कि दूध से बेहतर क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू किस चीज़ की है। अब सिर्फ ये है कि जिस सोर्स से वो ले रहे हैं दूध, वो दूध खालिस हो, वो दूध अच्छा हो और उससे को फ़ायदा हो बच्चों का,
तो हम उसके साथ हैं। हाँ, अगर उसमें कल को हमें ये पता चलता है कि जी उसके अंदर कोई डंडी मारी जा रही है, तो हम यहीं बैठे होंगे, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। और आखिरी चीज ये कि हमें किसी जगह से ना हुकूमती, ना ही क्या कहते हैं रियासती कुछ सिक्योरिटी वाली, हमें कहीं से ना कोई फोन आया, ना किसी ने कुछ कहा। ये हम जो चौथी दफा ये कर रहे हैं अपॉलॉजी, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि हमें अपनी जो है ना उसका साख का बहुत ख्याल हाँ है कि जी। हमारी तरफ से कोई गलत बात नहीं जानी गलत चाहिए। बात जाननी नहीं चाहिए, बिल्कुल। सर लोग तो आपको पता है सर, लोग मजे लेते हैं दूर बैठ के, तो करने दें, उनको कोई इशू नहीं ना, है। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर आईएमएफ के ऊपर कल हमने तफसीली बात की थी कि कि वो हो गया प्रूफ, मुबारकें भी दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग द लोन, एंड आई प्रे दैट आपका जो मुल्क है वो इस मईशी जो आपके मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकले और प्रॉस्पर करे। उसको ना सिर्फ आपने और मैंने अप्रिशिएट किया उस कमेंट को, बल्कि और भी दीगर जो पाकिस्तानी हमारे वो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी उस कमेंट को अप्रिशिएट किया। तो मतलब बड़ी अच्छा लगा मुझे, बड़ी प्यार में बहुत वाला मैसेज था, वेरी नाइस, थैंक यू अगेन। बिल्कुल। मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली, बट उनको पता होगा वो कौन है। अच्छा सर, तो उन्होंने सर शराइत भी फिर सर उसका भी जायचा पेश कर दिया है। तो सर तमाम शराइत जो है उनके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो एनएफसी अवार्ड जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा फिर से नज़रसानी करें, और उसके अलावा वो कहते हैं सूबों के दरमियान जो नेशनल आपका फाइनेंस का मुआहदा होना चाहिए सूबों और फेडरल के बीच में। उसके अलावा सर उन्होंने कहा है कि अब पंजाब गवर्नमेंट जो है अब उसको रिलीफ नहीं दे सकती खुद अपनी मर्जी से बिजली के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं देना आपने। तो उन्होंने एक दफ़ा बंद भी किया है काम, और उसके बाद उन्होंने डबल डाउन किया कि यार तुसी बाज आ जाओ। और सर इसके साथ और काफ़ी चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है, वो करेंगे। तो एजुकेशन के अंदर भी कोई गुफ्तगू हुई है, कोई बजट्स के अंदर जो आपने एलोकेशन करनी है तवानाई के अंदर वो भी उन्होंने कहा। तो काफ़ी चीज़ें जो है सर काफ़ी तवील एक उन्होंने आपको स्ट्रक्चरिंग दी है इसकी अगली ट्रांच के लिए। आई थिंक मतलब ये शरायतें हमारी, तो अब हमने ये काफ़ी चीज़ें इनके अंदर करनी है, और उसके बाद आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पैसे रिलीज होंगे जो हमने कल बात की। बिल्कुल सर, इसको ना जरा सरसरी तौर पे सारे पॉइंट्स डिस्कस करते जाते हैं। एक तो ये है कि उसमें ना हम एनएफसी पे आखिर में आएंगे। सर एक तो आपने कह दिया कि जी हुकूमत बिजली की कीमतों में नहीं वो कर सकती। आपने सोचना नहीं है खुद इस मामले में, आपने बिजली का मसला खुद नहीं हल करना। और आपको याद है सर कि उन दिनों में जब ये हो रहा था तो पीपल्स पार्टी मिल रही थी नून लीग के साथ बार बार, और हर जगह खबरें यही आ रही थी कि जी ये पंजाब में अपनी इन रोड्स मांग रहे हैं, ये पंजाब में अपनी ब्यूरोक्रेट्स मांग रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमने तब भी इधर डिस्कस किया था कि जी मांग रहे होंगे, हमें तो नहीं पता, मांग रहे होंगे, वो भी होगा। साथ वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये कि आपको याद होगा कि केपी और सिंध ने और बलूचिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने समझाने की भी कोशिश की थी, मतलब सिंध के तो सीएम की तरफ से एक बड़ा सख्त बयान आ गया था जिसपे फिर हो गया था कि ये लोगों इनको गरीबों का ख्याल ही नहीं है, पंजाब कर रहा है तो ये टोक रहे हैं। वो सब थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश काफी पढ़े लिखे हैं सर। उन्होंने कि यार किवें। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है जिमनी ग्रांट्स नहीं जारी करेगा, और मतलब बेसिकली उन्होंने नाम ले लिया, प्रॉपर्टी सेक्टर, रिटेल सेक्टर और एग्रीकल्चर, इसको टैक्स नेट में लाएंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आपका बिजली का शोबा है उसमें जो आपका टोटल बजट है उसका उसकी 1% से ऊपर आप उसको सब्सिडाइज नहीं करेंगे। इसीलिए आपने वो कल परसों खबर सुन ली होगी कि 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी खत्म करके और 7.14 रुपए जो है वो आप यूनिट प्राइस बढ़ा भी दे। बिल्कुल। सो वो आईएमएफ ने कहा है कि आप इससे ज्यादा क्योंकि सब्सिडी दे नहीं सकते 1% से ऊपर, तो इनको वो खत्म करनी पड़ रही है। वो खत्म करेंगे, इसका मतलब यूनिट प्राइस और भी ऊपर जा सकती है सर। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी आप ज़राए जनास जो है, मतलब ये जो होती है कपास और वीट और ये वो सारा कुछ, इसकी आप बेस प्राइस मुकर्रर नहीं कर सकते। सर वो तो हमने खबर का शो में डिस्कस भी कर चुके हैं, वो शर्त से, यानी कि बेसिकली उन्होंने पिछले कुछ 2-3 महीनों में जो भी बातें कही हैं उनको उन्होंने फॉर्मलाइज करके आपके सामने पेश कर दी है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तो आप आ जाए इसके ऊपर के अभी तक इन्होंने जितनी चीजें कही है ना, मतलब हम उसके साथ हैं, सिवाय एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाली के। क्योंकि सर वो बंदा पिस जाएगा, 200 यूनिट से कम वाला ना, वो पिस जाएगा। इसमें हम नहीं है साथ, हम आवाम के साथ, हम आवाम के साथ हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये बेस प्राइस पे। बेस प्राइस पे कॉम डिवाइडेड है। अच्छा, सबसे पहले ये आइडिया मेरे ख्याल में इस शो से गया था आज से कई महीने पहले, जब ये वीट का मसला हुआ था, क्राइसिस हो जो रिपोर्ट कर ली थी हमने। बिल्कुल। तो हमने तब कहा था कि जी ये तो ना बेस प्राइस होनी चाहिए और ना किसान को रोकना चाहिए, जहां वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद
अगेन वो लोगों ने कहा जी कि बात उनकी भी ठीक है, बात दोनों तरफ की ठीक है, अब ये समझने वाली बात है। एक तरफ ये है कि जी अगर आप बेस प्राइस सेट नहीं करोगे तो किसान बढ़ भी सकता है कि मतलब बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आड़ती है जो मिडिल मैन है, वो अगर वो उस शुरू में नहीं लेता, बाद में आता है, तो सब मार्केट सब कुछ वो क्रैश ले कर जाता जाती है, है। सब कुछ वो ले जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि जब हुकूमत इस तरह कर दे तो फिर भी तो किसान को वो हो सकता है ना। अच्छा, बात ये है कि हुकूमत जो है बहुत हद तक कंट्रोल भी करती है आपके फिगर्स जो होते हैं इन्फ्लेशन के, इस तरह की चीजों से। अगेन अब वो हुकूमत जो कंट्रोल कर रही है, तो अब इस पे भी बहस होनी चाहिए कि उसको कर सकना चाहिए या नहीं कर सकना चाहिए। एसेंशियल बास्केट जो होती है। इसेंशियल बास्केट। अब प्रॉब्लम फिर वही है कि मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, कुछ साल तो बहुत मार खाएंगे शायद किसान, लेकिन उसके बाद ना किसान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। इवेंचुअली उनको समझ आ जाएगी यार, हर किसान का एक एक पर्सनल एक होगा कि यार मैंने हर सीजन में ये वाली क्रॉप लगाऊंगा, ना कि जबरदस्ती ये गंदम लगानी है आपने। और वो साथ में ना कनेक्टेड होगा दुनिया के साथ। हम्म। व्हाट्सएप उसके पास आ चुका है, उसको ये पता लग गया। अच्छा, उस पर फिर ये भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जी वो इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर जब उसने आपके कहने पे लगाई ही नहीं, तो फिर वो कर दे। अब प्रॉब्लम फिर वही है कि जी अगर इस तरह हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कहत आ जाएगा। हम्म। अब मसला फिर वही है कि आप किस मतलब, फिर आ जाएगा तो फिर हुकूमत महंगी इंपोर्ट करे बाहर से। समझ रहे हैं, या तो हुकूमत सब कुछ करे और या फिर हुकूमत बिल्कुल साइड पे हो जाए। ये जो है ना बीच में हुकूमत ने अपनी जो एक लत रखी हुई है, ये समझ नहीं आता। सर देखिए, इसके अंदर एक और मसला भी है कि अगर तो बहुत लुक्रेटिव बना दिया ना एक्सपोर्ट को, तो यहाँ पे फिर बहुत मसला हो जाएगा। आपका मतलब इस दफ़ा तो आपका फर्ज बम्पर भी लग गया, उसके बावजूद भी नुकसान हुआ, आपकी इंपोर्टेड भी पड़ी रह गई, वो फिर आपने मार्केट में जो भी सारा गंद मचा था। अब इस दफ़ा इशू ये है कि सर ऑलरेडी जो किसान है वो इतनी वीट के ऊपर मोटिवेटेड नहीं है अगली काश्त के लिए। तो इस दफ़ा इस चीज़ को लाना, इस आईएमएफ पैकेज को सिक्योर करने के लिए, अब सर पता चले कि आपके पास गंदम इस दफा लगी नहीं उतनी जितनी आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट है, तो फिर हुकूमत को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हुकूमत इंपोर्ट करना चाहेगी तो ज़ाहिर है उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। अब वो पैसे इस पैकेज में से जा रहे हैं, हमारी इतनी अर्निंग पड़ी है, रिजर्व इतना कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसको प्रोबेबली इस पे थोड़ा लड़के इसको अगले साल तक या अगली काश्त तक मौखर कर देना चाहिए था, टू अवॉइड अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के फैमन हो जाए यहाँ पे। तो कर देना चाहिए, बट चूंकि ये कर दिया, उससे सिर्फ ये क्रॉप्स पे थोड़ी है, ये फर्टिलाइजर पे भी है। मतलब फर्टिलाइजर भी जो है, अब आप ओपन मार्केट जो भी रेट आपको मिलेगा आप उसके ऊपर लेंगे। तो सर अब देखिए, हर क्रॉप के ऊपर कुछ स्टैंडर्डाइज तो नहीं है ना फर्टिलाइजर का, हर क्रॉप का अपना यूनिक एक कॉम्पोजिशन है कि आपने कितना फर्टिलाइजर उस पर यूज करना है। तो लोग जो हैं वो क्रॉप प्रेफर करेंगे फिर शायद कि जी फर्टिलाइजर इतना महंगा मिल रहा है, शायद इस वजह से ना गंदम लगाएं। कुछ लोग इस वजह से ना लगाए कि पता नहीं कितने की बिकेगी। तो को पता नहीं सर, ऐसी क्रॉप बहुत ज्यादा आ जाए यहाँ पे जिसकी हमें कोई यूटिलिटी नहीं है सच, फिर वो एक्सपोर्ट कर। सर इसके अंदर ना ये डायनामिक बहुत चेंज होता है, तो ये ओवरनाइट डायनामिक चेंज नहीं हो सकता। आपने बहुत ज्यादा एक अवाम के हिस्से को, जो किसान है, उनको फिर एजुकेट भी करना पड़ेगा सब कुछ। हुकूमती प्रेजेंस इसलिए तो रहनी चाहिए। हाँ, बीच में अगर जैसे आपने कहा चुंग मारनी है उन्होंने फिर से आके अपनी किसी चीज में, जो पीआईए में कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास खबर है, तो वो आई थिंक जरा अनफेयर है। वो इसकी जो स्पिरिट है कि इंडिपेंडेंट करें उसको, उसके खिलाफ जाएगी बात। बिल्कुल, यानी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि यही करना था तो कर भी लेते, लेकिन कहते हैं कि ये जो सारे इकदाम हैं ये ओवर 3 इयर्स हम आहिस्ता करेंगे। आहिस्ता करें, मतलब फर्टिलाइजर भी इकट्ठे बंद किया, गंदम कपास वगैरह सारी जो उनकी बेस प्राइसेस भी बंद खत्म कर दी। तो मतलब एकदम से तो नहीं वो बंदा यूज टू हो जाएगा इस चीज से ना। और हम वैसे भी सर हम चेंज नहीं चाहते, हम तैयार ही नहीं है चेंज के लिए, लोग वैसे तो कौम। बिल्कुल, तो लेकिन बहरहाल मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इस चेंज से मतलब अगेन कल को अवाम के साथ तो जो भी हो जाए, फैमन खुदा ना खास्ता आ जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन इवेंचुअली, अभी नहीं, अभी तो किसान भी पिसेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है किसान इससे खुश हो जाएगा। हाँ दूसरी चीज, अब आखिर सबसे आखिर में आ जाए आप वो एनएफसी अवार्ड सर। पे। तो वो एनएफसी अवार्ड जो है ये सर तो मुझे तो पता ही नहीं क्या है नसीब फॉर सर, मैं कहता हूँ मुझे को पूछता है ना इसका क्या, मैं क्या मुझे पता ही नहीं क्या सर, है। बुनियादी बात ये है कि इस पे तो बड़े अरसे से लड़ाई फड्डा सर चल रहा है ना, कि वो 18वीं तरमीम के बाद बस से कि ये सारा मसला चल रहा है। अब ये जो है, अगेन हमें वाकई इसके बाद नहीं पता कि एग्जैक्टली आईएमएफ क्या कह रहा है। नजरसानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हाँ, ना। वो ये कह रहा है कि जी फेडरल का हिस्सा बढ़ाएं, क्योंकि हमने इवेंचुअली फेडरल से यस। लेना है। या वो क्या कह रहा है, क्योंकि अगर बात ये है कि साथ उनकी ये अच्छी बात भी है कि आईएमएफ कह रहा है कि हमने ना अब से प्रोविंसेस का बजट खुद देखना है कि किधर जा रहा है और क्या कर रहा है। बेसिकली अब वो
खत्म करेंगे सर एलीट की जो सब्सिडीज है ना, सर वो खत्म करेंगे, अब वो खुद आके बैठने लगे हैं, और वही कर सकते थे, वरना यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे नहीं हो सकता क्यों सर, करेगा यहाँ पे सर जिसने खत्म करनी है वो खुद भी सर शराफिया का हिस्सा है। सर। बिल्कुल। और दूसरा सर, इधर ना सबकी आपस में शादियां हुई हुई हैं। यहाँ पे ना सर, आप मुझे कोई बंदा निकाल दे, मैं दिखा दे, मैं आपको उसमें से अपनी रिश्तेदारी निकाल दूंगा। सर ये तो है, ये तो डेफिनेटली है। और सर वो देखिए ना, एक तो होती है मैरिज ऑफ लव, एक होती है मैरिज ऑफ पर्पस। तो ये मैरिजेस ऑफ पर्पसेस जो हुई हुई हैं, इनकी बना पे तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इधर नहीं हो सकता, मतलब हाँ। आप मुझे कह रही है कि यार वो तू अपने फुफे का जो है वो पानी बंद कर दे, नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, नहीं ठीक हो है, ये सकता। तभी हो सकता है कि जी गोरा आके कह रहा है कि बंद करो जी पोपा जान के पानी बंद करो। सर देखिए ना, ये बड़ा मेरे लिए ना बहुत बिलीवेबल है, इसलिए क्योंकि पिछले दो प्लान्स, असद उमर साहब का प्लान हो जाए और इसाक डार साहब का प्लान हो जाए, जो असद उमर साहब का पहले आया था, इसाक डार साहब का आया था, इमरान खान और मतलब इन्हीं का, तो उन दोनों में सर एक ना ओवरसाइट थी, बट ऐसी हवरिंग हेलीकॉप्टर वाली ओवरसाइट नहीं थी जो यहां हमें नजर आ रहा है कि वो करेंगे। सो विच इज प्रोबेबली गुड, कि मतलब वो वही वाली बात है ना यार, कि हम आपने केपीआईज हमने आपको दे दिए हैं, आपने करने हैं पूरे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं कि आप कर सकते हैं, तो इसलिए हम ना ये 10 बंदा है, ये आपके साथ करवाएगा, आपका मतलब आपको ना थोड़ा थोड़ा हर वक्त ना पुश करता रहेगा आगे। सो विच इज गुड सर, हम फिर और हमारी बेहतरी है ना एंड में। हमारी बेहतरी है। अच्छा, अगेन उसमें जो है ना, हमें ये वाला, ये तो गुमान ही है ना, और ये बुरा गुमान है कि हम ये कह रहे हैं कि जी वो फेडरल का हिस्सा बढ़ा दें ताकि इनको आईएमएफ को फेडरल से लेने में आसानी हो। लेकिन अच्छा गुमान इसमें किया है, वो भी इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जी फेडरल का हमने साइज कट करना है। जी। अच्छा, अगर फेडरल का साइज कट हो जाता है और बेसिकली ये बजाय कि फेडरल का हिस्सा बढ़ाने के, फेडरल का हिस्सा कम कर दें, और ये जो फेडरल के टैक्सेस, जो फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करता है, वो भी दे दें ये प्रोविंसेस को कि आप ही कलेक्ट करो और हम आपसे ही ले लेते हैं। तो बस ये तो फिर बेस्ट हो जाएगा कि फेडरल छोटे से छोटा हो जाए, प्रोविंस ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हो जाए, तो हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बेहतरीन है। और जाहिर है उन सूबों की जो रिहायशी हैं उन सूबों के अंदर उनका भी फायदा है इवेंचुअली, मतलब है तो सर सूबाई लेवल है, मतलब फेडरल को ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई रहता है, तो ये चीज अच्छी है सर। बाकी इसको सर इस्लामाबाद फेडरल में आता है सर पिंडी इस्लामाबाद सब यूं यूं एक हल्का सा ओवरलैप है सर, इस्लामाबाद का जिक्र नहीं करना आपने इस तरह से। तो ये सर ठीक हो गया, आईएमएफ की सारी बातें होगी सर। अब हमें तो हम एक चीज के अलावा बाकी सबके साथ है सर। हम बेसिकली इस चीज के साथ हैं कि जो कि मीर शबाशी साहब ने दोहराया था जब पिडम 1 आई थी, और उनका जो वो मुहावरा में दोहराना चाहता ही नहीं, फिर से हम पता है क्या है, बस उसी हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो सर एंड में मियां साहब पर सुरखरूत हो ना सर, एक लिहाज से आप छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब तो हो ही जाते हैं, छोटे मियां साहब भी हुए। तो सर अब हमें ना सप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा सर। तो सर दो खबरें हमारे पास। तो पहली मैं आपको बताता हूँ कि सर सरमायाकारी कम दिलचस्पी पीआईए की निजकारी की बोली 1 माह के लिए मौखर कर दी है सर, यानी कि इसका मतलब है सर उन्होंने सुबह दफ्तर खोले, वहां पे टेबलें टुबलें लगाई, पानी रखा, और उसके साथ आई थिंक एपेटाइजर्स भी थे कुछ, के बिडिंग होगी, सब कुछ होगा, सर को आया ही नहीं। और इसलिए उन्होंने कहा जी कि 1 महीना और आगे कर दो। तो इसी शो पे बैठ के सर हमने कहा था कि जब तक वो वाली पॉलिसी मेंटेन्ड है कि आपने हमारे कोई मतलब 500 या 5000 या 2500 3000 एम्प्लॉयज जो हैं उनको 5 साल तक आप निकाल नहीं सकते, तो सर ये हो ही नहीं सकता। ये हमने उस दिन, मैं जैसे जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि ऐसे ही घर किराए पे दे और कह जी दादी जान को आपने संभालना, तो ये तो नहीं हो सकता ना सर, कोई दादी जान को नहीं संभालना चाहता। और ये भी सारी सर आप देख लें जो भर्ती हैं, जैसे आपने रिश्तेदारी की बात की, पहले हर बंदा किसी का रिश्तेदार है, आप जरा वो जो जो एक लूज स्ट्रिंग है पीआईए का, यूं आप अनरेवल करना शुरू करें, खींचना शुरू करें उस धागे को, तो उसके अंदर आपको ये समझ आएगा कि ये जो सारी भर्ती हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते टुवर्ड्स दी ऑपरेशनल रनिंग ऑफ पीआईए या उसका रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, तो ये हैं क्यों उसके एम्प्लॉइज। तो आपको एक ही लफ्ज मिलेगा सर, उस लफ्ज का वो लफ्ज है किनशिप। आपके तमाम पब्लिक सेक्टर जो हैं इंक्लूडिंग पीटीवी, इंक्लूडिंग रेलवेज, स्पेशली पीआईए, उन पे किनशिप का मॉडल है कि जी आपके एक किसी ने मेहनत करके डिग्री शुरू करके कोई अच्छे वो पायलट बन गए थे। मैं जैसे फ्लाइट इंजीनियर हैं सर, फ्लाइट इंजीनियर एक तीसरा बंदा होता था कॉकपिट में, अब जितने नए जहाज हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी है नौकरी। अब मुझे ये लोगों ने बात बताई हुई और मैं इससे बड़ी हद तक मानता भी हूँ कि अभी भी ऐसे लोग पीआईए में काम कर रहे हैं जिनके वालिद साहब या उनका कोई और शख्स जो है वो पक्की नौकरी पे था पीआईए में, और किनशिप की बेसिस पे अब फ्लाइट इंजीनियर की भी जरूरत नहीं है, उस बंदे की भी जरूरत नहीं है, ना ही जो नया बंदा आ रहा है उसकी जरूरत है, लेकिन वो भर्ती जरूर है। तो सर इन्फ्लेटेड किस्म की एक एयरलाइन है। अब जो भी शख्स आएगा वो इस नियत से तो नहीं आ रहा ना कि मैंने यार इनको ना सब्सिडाइज करके रखना है ताकि ये बच्चे 2500 जो है ये बचे रहें।
वो आया यार, वो तो स्लैशिंग मोड में है सर, वो तो ऐसा सैमुराई स्वॉर्ड के साथ आएंगे यार, मैं ऐसे ये भी काटूं वो भी काटूं, इसको प्रॉफिटेबल बनाए। सर यकीनन मैं तो थोड़े दिन पहले एक टीवी शो पे बैठा हुआ था और मैं हैरान ही रह गया कि मेरे अलावा जो तीनों पैनलिस्ट थे वो कन्विंस थे कि हाँ हमें जो है निगोशिएशंस में उठ के आना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो हमारे बंदे निकाल ना सके। तो मुझे तो समझ ही नहीं आई बात कि आप एक तरफ ये कहते हो कि पीआईए चल इसलिए नहीं सकता क्योंकि ओवर हायरिंग है, दूसरी तरफ आप चाह रहे हो कि यार तू आगे संभाल ले लेकिन रखड़ी तो ओवर हायरिंग ही है। ये मुझे तो समझ ही नहीं ना आई कि कैसे होगा। अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा फिर मजे की बात ये है कि कल जब ये खबर आने से पहले हम वैसे ही बैठे हुए थे और वो बात हो रही थी कि यार 1 अक्टूबर को बिडिंग है ये वो, तो आपने अपने एक जानने वाले को फोन मिलाया और आपने कहा जी कि वो क्योंकि वो स्टॉक्स में करके जी इस वक्त बनता है लेना कि नहीं। उसने कहा नहीं। उन्होंने आगे से एक ही चीज की, उन्होंने कहा जी कि ये जब तक क्लॉज है तो जो मर्जी ले ले कुछ चल ही नहीं सकती। नहीं चल सकती सर। सर बाकी सर वही हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की है कि आपने उठ के नहीं आना, किसी भी चीज में आपने फिलहाल उठ के नहीं आना, आपने मुतात रहना है। और सर वैसे भी सर जब बंदा उठता है ना, तो हमारे जैसा जो होता है वो उठते साथ बड़बड़ाता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और फिर जाकर उसको होश आती है और दिन अपना शुरू होता है। आपने उठते साथ कुछ नहीं कर देना, मतलब आप उसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। तो जरा ठंडी करके खाएं, रिलैक्स करें, बोली तो आने देना, मतलब देखें तो सही कि लोग ऑफर क्या कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर बड़े 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 नंबर लोग हैं जो बिड करना चाह रहे हैं इसके अंदर। लेकिन आपने जब तक क्लॉज टांगा हुआ है, तो सर बेसिकली आपने जो ये नचकारी है, आपने जो प्राइवेटाइजेशन है, उसको आपने एक बिजनेस और एक मैशी चीज के से हटा के उसको पोलिटिसाइज कर दिया। सर ये 2500 बंदा जब जाएगा बाहर और इस गवर्नमेंट ने उनको निकाला होगा इफेक्टिवली, तो वो जो बंदा आया है नया, उसके ऊपर तो नहीं प्रोटेस्ट करेंगे ना चेरिंग क्रॉस पे या नेशनल असेंबली के बाहर या कहीं और जाके। ये 2500 बंदा किसके बारे में प्रोटेस्ट करेगा? मियां शहबाज शरीफ, इसहाक डार, औरंगजेब, तो अब उनको इस चीज का भी डर है सर। सर वो भी है लेकिन उसका तो फिर तरीका कार है ना सर, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को उनको इजाजत देनी चाहिए कि निकाल दें, सरकार अपने पेरोल पे रखे, सरकार इनको एडजस्ट करे कहीं और, सरकार पाबंदी ये लगा दे कि जी 2500 बंदा हम या 4500, आई डोंट नो कितने हैं, ये 5000 हैं कि 2500 हैं, हाँ। ये जी 5000 बंदा है क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया है तो अब इतने साल तक हम नए सरकारी अफसर नहीं रखेंगे कुछ इस किस्म का, क्योंकि सर ना वाकई इनको निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इनको जब हायर किया था तब आपने वादा किया था कि हम आपको इतने साल की नौकरी कराएंगे और इतनी पेंशन देंगे। आज आपने इनको निकाल दिया, कल को सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं करेगा। सर कोई नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर सर। सर आप छोटी सी छोटी मिनिस्ट्री ढूंढ रहे हैं सर, उसके अंदर 300 बंदा है सर, किधर डालेंगे सर को सर? क्या करेंगे ये बेचारे लोग? सिर्फ गोल्डन हैंडशेक कुछ। नहीं अभी भी वैसे वैसे तो सर आपका आइडिया एक लिहाज से ठीक है, आप उनको 50% कट पे आप उन्हें कहें घर बैठे और अलाउड टू डू अदर जॉब्स, तो ये ठीक है। उसमें सर वैसे ही सर फिल्टर आउट वो लोग हो जाएंगे जिन्होंने आज तक काम किया ही नहीं, और जो जिनको कुछ उनके पास हुनर है, कुछ काम है, कुछ स्किल सेट है, वो कहेंगे सेट हो जाएंगे। तो ये है या सर बाकी मेरे पास सर वाइल्ड आइडिया है सर, वाह। ये बहुत वाइल्ड सर वो ये है कि सर जो हम ना बाकी ममालिक जो हैं, अब ये अच्छी खबर है कि आपको पता ना आईएमएफ के उसके बाद ये भी आया है कि गुड न्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम चाइना एंड सऊदी एंड आपके जो बाकी ममालिक हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, उनमें से कोई एक चुन लें सर मुल्क, और उनसे इस दफा आप लोन ना मांगे। आप उन्हें कहें यार हमारे पास ना इजाफी लोग हैं को 2000-2500, आप उनको अपने किसी ना जगह पे ना एडजस्ट कर लें और उनसे काम ले लें। तो सर इस तरह की कोई मैकेनिज्म बना ले सर, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज, ऐसी कोई चीज कर लें सर, तो ये भी ठीक है। अगर सर पैसे नहीं दे रहे वो तो ये कर लें। बिल्कुल सर, और मैं आपको एक और बात हम्म। बताऊं, एक सरकारी अफसर हम्म। जो कि नौकरी पे ना हो, हम्म। सर वो मुल्क और कौम का प्रॉफिट है। जिस- सर ये काम पे तो लॉस करवा देते सर हैं। यही है। और ये सर तो इससे तमाम सरकारी अफसरों को गोल्डन हैंडशेक दे देना दे चाहिए कि देना आप घर चाहिए सर, बैठे। लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा मसला है ना सर, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि जब हमने मुद्दे मुलाजमत के ऊपर बात की थी कि लोग कितने खुश होंगे घर वाले कि 3 साल बढ़ गए। अब आप कह रहे हैं सर 2500 बंदा घर जाके बैठ जाए सर, यहाँ सर वकीलों के रेट बढ़ जाएंगे सर, आप समझ गए मेरी बात सर, ये बड़ा मसला हो जाएगा सर, इनको काम पे रखे सर। फैमिली कोर्ट्स में पहले लिफ्टें नहीं चल रही। लिफ्टें नहीं चल रही तो सीढ़ियां पुटी जाएंगी सर। आपने आपने बेसिकली कोशिश करनी है कि सर ये किसी ना किसी काम में रहे, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल। अगर सर एक और लास्टली सर इसके अंदर सर फिर फ्लड गेट्स वाला मसला भी तो है ना। कल को कहता है जी रेलवेज को प्राइवेटाइज करो, अब इसका मतलब वो एम्प्लॉइज जो है सर उनको सर एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएंगे। पीटीवी को प्राइवेटाइज करें फर्ज करें कहते हैं, वो एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएंगे सर, क्योंकि ये सब इन्फ्लेटेड किस्म के आपके दायरे हैं, उनको क्या करेंगे आप? और दूसरी तरफ सर फिर ये भी हो जाएगा कि जो बेल्ट टाइटनिंग आईएमएफ ने कह दी है, उसके अंदर जो मिनिस्ट्रियां बंद करनी है,
अब जब मिनिस्ट्रियां बंद होंगी, उन्होंने भी देखा होगा पीआईए में क्या हुआ है। तो सर ये असल में और कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे तो ख्याल में ये गवर्नमेंट कर ही नहीं रही, मतलब सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आवाज उठी है कि यार ए नहीं होने देना सी, क्योंकि कल को हमारे ऊपर भी बात आ सकती है। मतलब जो बाबू पिछले 5 साल से सिर्फ मतलब लंचेस कर रहा है, तो उसका फिर क्योंकि सोचता होगा यार कि मैं तो पहले होऊंगा फायरिंग लाइन में। तो ये मसला है सर। सर ये बहुत बड़ा मसला है और ये आपने बिल्कुल ठीक जो है डायग्नोज किया है, क्योंकि ये आवाज़ें ऑलरेडी उठ चुकी हैं। सो जो आपकी ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो हेड बनाया था जिनको, वो पुराने ब्यूरोक्रेट थे ये, तो बहुत लोगों ने ये एतराज़ किया था। उन्होंने कहा जी ये तो खुद पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, इनके तो पेटी भाई हैं अंदर, ये आपने किनको लगा दिया है। मतलब अगेन हम उनकी उस पर नीयत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ये एतराज़ उठे थे। तो सर फवाद हसन फवाद। फवाद सर 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 ये इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। मतलब आपने ना, और सर मैं वैसे सर कहता हूं कि सर मुश्किल काम ना मुश्किल काम होते हैं, लेकिन आप वो करने एक दफा पड़ते हैं। सर लेकिन ये बाइट द बुलेट करें फिर सर। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब ना मेरे ख्याल में ये होगा, उसकी सिर्फ एक वजह है। उसकी वजह ये है कि 1.1 बिलियन डॉलर ये आ रहा है ना, जो अगला 1 बिलियन है वो नहीं आएगा। सर यस सर, 1.1 के बाद देयर इज अनदर 5.9 टू बी हैड। अगर उसमें वही उठाएं कि जी अच्छा भला आपके लिए हमने कहा था कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं अपनी एयरलाइन को, कुछ पैसे आएंगे आपके पास, आपका डेट जो है, असल में सर डेट भी सर वो अगले बंदे को भी पास ऑन 200 बिलियन कर रहे हैं, और बाकी 400 जो है वो 600 जो है वो टोटल आपका उसके अंदर डाल रहे हैं होल्डिंग कंपनी के अंदर। तो ये आपके लिए आपकी बुक से वाइप हो जाएगी एक चीज। सो वो कह रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ऑन बुक्स ऑन पेपर नंबर्स वाइज बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों नहीं निकालते इनको? निकालो, उसमें निकालने पड़ेंगे। तो ये सर टफ डेज है। मतलब उधर से निकाल लें कहीं और, फिर देखें क्या ये ना करें। अच्छा आप सॉरी प्लीज सर, आप ना सर करें। करना तो सर पड़ेगा। मैं भी फंस गया ना, एक तरफ फैमिलीज हैं, एक तरफ वो होते हैं, अब क्या करूं सर। तो सर एक और खबर सर। प्लीज सर। सर बहुत मुबारक हो कतर के जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि जो कतरी नेशनल है उनको अब वीजा फ्री एंट्री है यूएसए में। वाह। तो ये सर पहला उस खित्ते का मिडिल ईस्ट का मुल्क है जिनको वीजा फ्री एंट्री मिली है यूएसए बिजनेस एंड टूरिज्म के लिए। और सर ये बहुत बड़ी खबर है, इसको मतलब इतना लोगों ने पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं किया है। और इससे सर बड़ी एक अच्छा आपको ना एक कॉन्ट्रास्ट नजर आता है कि आप देखिए कतर के पास क्या है। कतर के पास एक तेल की वैल्यू है, कतर के पास इन्होंने डेवलप किया अपने आप को, इकोनॉमी चलाई, जो भी किया, मतलब मनीड पीपल है, फाइन। बट अब तो सर आधा लंदन कतरी है। बट सर उन्होंने बाहर जा जाके अपने लोगों को सेटल कराया, उनकी कम्युनिटीज के अंदर उनको दाखिल कराया, उनका हिस्सा बनाया। मतलब माय पॉइंट इज कि अब वो दौर खत्म हो गया है कि आप बदमाशी इस चीज पे करें कि मेरे पास ना बम पड़ा है। अब बात ये है कि आपकी मैशत देखी जा रही है कि यार इन लोगों को वीजा फ्री दो, ताकि जो ना नोट उन्होंने कमाया है ना वो थोड़ा यहाँ आए। अब सर एक तरफ कतरी नेशनल जो है उनको वीजा फ्री एंट्री आया, वो कतरी नेशनल है। बाकी सर उस दिन फिगर्स निकले हैं सर कि 90 to 95% रिजेक्शन रेट है यूएई वीजा फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। श्रीलंका के बंद है। खबर सर उस दिन आई थी कि ये जो बैगिंग वाला सर इशू हमने यहाँ भी डिस्कस किया, सऊदी अरेबिया इज वेरी कंसर्न, और अगले आने वाला हज और अभी जो उम्रे का सिलसिला चलना है ठंडे मौसम में, उसके अंदर बड़े मसले मसाइल होंगे। अब वो मसले मसाइल क्या ही होंगे सर कि हमने वीजे वूजे अभी इतने सौखे नहीं देने। टर्किश का मैंने आपको अपनी एग्जांपल बताई थी कि एक चीज जो 4-5 दिन में आती थी वो स्क्रूटिनी की बेसिस पे और आपकी वीजा लोड की बेसिस पे 1 से 1.25 महीना लग रहा है टर्किश वीजा आने में। तो सर बस खत्म हो गए मुल्क ना। सर स्क्रूटनी, हर वीजा अब इस्लामाबाद से नहीं आता, अनकरा से आता है। तो बस ये आप बस अब सर ये देख लें कि आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पे बंद और महदूद कर लिया है जहां पे अब पहले तो था ना जी कि कैपिटल फ्लाइट बहुत है और ब्रेन ड्रेन बहुत है, लोग बाहर जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अब सर वो मौके जो है एक हरे पासपोर्ट वाले के पास वो कम से कम तर होते जा रहे हैं। तो ये सर बड़ी एक संजीदा बात है। और आप देख लें, मैं देखता रहा कि कौन फॉलो कर रहा है स्टोरी को, तो मुझे पता हम तो करेंगे, बट नेशनल मीडिया के ऊपर ये कतर वाली चीज से बड़ा जबरदस्त सेगवे बनता है कि यार अपना मुआयना करके देखें हम कि हम किधर बैठे हैं ऑन द ग्लोबल स्पेक्ट्रम। हम आपस में ही लगे रहते हैं। सर ये सबसे अहम बात कि मैं और आप ऐसे अमीर लोगों को जानते हैं जिनके अभी दुबई के वीजे रिजेक्ट हुए। सर ऐसे वैसे हुए। और अब तो सर मैं आपको ये बताऊं, पहले वो था कि जी आप कपल अप्लाई करो या फैमिली मेंबर के साथ, ब्लड रिलेटिव के साथ अप्लाई करो, वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑल इज नॉट वेल। ये आपके हुकूमत और उनकी हुकूमत का शायद ये मुआहदा है कि यार आपने वो एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं बतानी हमारे अवाम को, क्योंकि दुबई से हमारा दिल बसता है वहां पे सर बहुत ज्यादा।
तो वो एग्जैक्ट रीजनिंग जब पता चल जाएगी है क्या, वो ढेर सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हो सकती हैं वो। अच्छा, वो थोड़ा बहुत अब मुझे मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता सर हूँ, मेरे तक पहुंची है कि महीने 2 में दुबई के वीज़े खुलने लगे हैं। नवंबर का कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन अब वो पुरानी वाली बातें खत्म है कि आपने वो फैक्स पे आ गया वीज़ा, बस फोन किया ट्रैवल एजेंट को और वीजा पहुंच गया। वो खत्म। अब जिस तरह पूरी दुनिया का होता है ना, आप पूरी एप्लीकेशन भरोगे, वो एप्लीकेशन देखेंगे, भरेंगे, वो सब। अप्लाई होगा, तो मतलब अगेन बैकलॉग बनता रहेगा। लोग तो मतलब जो नहीं जा सके दुबई इस दफा वो जरा तरसे में होंगे, तो वो फिर करवाएं उस तरह से, क्या कैसे करना है। और या फिर आप वो चीज कर लें गोल्डन वीजा वाली, बट आई एम श्योर कि अगर पाकिस्तानी गोल्डन वीजा वो अप्लाई कर रहा है तो उसमें भी थोड़ी स्क्रूटनी होगी सर। बहुत स्क्रूटनी होगी, लेकिन बहरहाल वो बड़ी अच्छी डील है। वो आपको सालाना जो है ना, मेरे ख्याल में कोई 8-10 लाख तो पड़ जाते हैं, हम्म। लेकिन आपका ना फिर उसके बाद दुनिया खुल जाती है। दुनिया खुल जाती क्योंकि सर ये आपके सामने, साल से मैं तो कहीं भी नहीं गया है। कोई, मतलब, लेकिन ये कोई बता देना कि अब आप नहीं जा सकते। ये बड़ा मसला है। और सर इसके देखें ना यूएई के अंदर, तो आपको पता है जो उनके रेजिडेंट्स हैं, ये मैं कंफर्म भी कर लूंगा, मुझे आज ही किसी ने बताई जब हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन, कि यूएई का आपके पास रेजिडेंट कार्ड हो ना, तो आपकी जापान एंट्री है। सर बेतहाशा मुल्कों में वीजा ऑन अराइवल है। सर जापान का कितना अच्छा है सर, जापान का आपको पता है हम फैंस हैं। तो सर बहरहाल ये सर तमाम आज की हमने ये खबरें देखी हैं। कुछ मुस्बत चीज़ें हैं इसके अंदर, मनफी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली ये हैं कि, लेकिन ये सर सर इंटरलिंक्ड बड़ा एपिसोड किया हमने आज, कि हम कह रहे हैं कि एक दफ़ा आईएमएफ का पैकेज भी आ रहा है, उससे मेशी सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर होगी। मेशी सूरत हाल बेहतर होगी तो दरवाजे खुल जाएंगे। जब तक सर हम इस स्लम्प में रहेंगे तो दरवाजे खुलेंगे नहीं, मजीद बंद होंगे। बिल्कुल। और आखिरी चीज ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि बाहर वाले अब इंटरेस्ट लेके और वो खुद ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि हमसे नहीं हमसे नहीं। और जिसका ये ख्याल है ना सर कि सुबह उठ के जो आना है, सुबह उठ के ये ख्याल आया कि यार मैं आज ना इस कुछ मसले को ठीक करूंगा, नहीं, आप ना करें। आप बेशक वापस नीनी कर लें थोड़ी सी। सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा।